नमस्कार, स्वागत है आपका। दमदार बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, आपके लिए ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर होगा, क्योंकि डीडीसी के नतीजे आ चुके हैं। जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और घाटी में हुए चुनावों के नतीजों से बीजेपी गदगद है, क्योंकि बीजेपी के खाते में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। उधर गुपकार अलायंस को 112 सीटें मिली हैं, जबकि निर्दलियों के खातों में 50 सीटें गईं। खैर, सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद जीत के जश्न में डूबी बीजेपी का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर भरोसा करते हैं। उधर गुपकार की तरफ से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर पलटवार कर दिया और कह दिया कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए साजिशें रची हैं, प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया है। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी को लेकर करेंगे दमदार बहस। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार घाटी में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी का चुनाव हुआ। हर बार के डीडीसी चुनाव में एक एक सीट को तरसने वाले बीजेपी के हाथ इस बार तगड़ी जीत लगी है। बीजेपी को चुनावी मैदान में चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में सभी क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होकर गुपकार अलायंस बनाया। बीजेपी के मुकाबले गुपकार गठबंधन को सीटें तो ज्यादा मिली, लेकिन डीडीसी चुनाव में विजय का परचम तो बीजेपी ने ही फहराया। 280 सीटों के लिए कराए गए चुनाव में बीजेपी को अकेले 75 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं स्थानीय पार्टियों वाली गुपकार गठबंधन को 112 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की प्रचंड जीत से गदगद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चुनाव के परिणाम बताते हैं कि लोग नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर भरोसा करते हैं और इसी भरोसे के बदौलत घाटी में विजय का कमल खिल गया है। ऐतिहासिक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहां के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विजय का कमल खिल गया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वही वोट शेयर के मामलों में भी बीजेपी ने स्थानीय पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया है। डीडीसी चुनाव में 51% से ज्यादा वोट डाले गए। बीजेपी को कुल 4,87,364 वोट मिले। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को कुल मिलाकर 4,77,000 वोट मिले। बीजेपी का वोट शेयर 38.74% रहा। गुपकार का कुल वोट शेयर 32.96% रहा। डीडीसी के चुनाव में एक तरफ बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा, तो दूसरी तरफ गुपकार गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली। वहीं निर्दलियों ने भी बड़ा कमाल दिखाया है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 50 सीटों पर जीत हासिल की, जो बताता है कि घाटी की बड़ी आबादी ने न तो बीजेपी को वोट दिया और न ही गुपकार गठबंधन को वोट दिया। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि
गुपकार पर लोगों का भरोसा कम है, वहीं बीजेपी पूरे प्रदेश में जीत का जश्न मना रही है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। एक तरफ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के सामने आकर बीजेपी पर चुनाव में प्रशासन के गलत इस्तेमाल और साजिश करने का आरोप लगाया। मुझे कई बार कन्वे किया गया कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, जम्मू कश्मीर की फिक्र करना छोड़ दीजिए आप। चूंकि मैं उस बात पे आमादा नहीं हुई, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा मसला मेरे हाथों से हल नहीं हो सकता है, मगर जो जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों की आवाज़ है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 की वजह से जो यहाँ लोगों को दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, उसकी आवाज़ मैंने उठाई है और आगे भी उठाते रहूँगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से जो इन्होंने एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसको इन्होंने अपने हथियार बनाए हुए हैं। हालांकि दे आर वेरी सीरियस एजेंसीज, दे आर सपोज्ड टू इन्वेस्टिगेट वेरी सीरियस चार्जेस। आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये लोग इतने गिर गए हैं कि मुफ्ती साहब के मकबरे को भी अब ये ऑडिट कर रहे हैं। आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। हमें मर मिटाने की ताकत आपको नहीं दी गई है। हमें मर मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पहले अल्लाह ताला के हाथ में है और फिर उसके बाद यहां के आवाम के हाथ में है। करिए अपनी साजिशें, करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ। कभी ना कभी तो आपका झूठ ही साबित होगा। घाटी में हुए डीडीसी के चुनावी नतीजों से एक बात तो साफ है कि शांति पसंद जम्मू कश्मीर की आवाम अलगाववाद को चोट पहुंचाना चाहती है और जड़ से अलगाववादियों का सफाया करना चाहती है, जिस बात को बीजेपी भी चीख चीख के कह रही है कि घाटी में विजय का कमल खिल चुका है। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो जम्मू कश्मीर में दरअसल हालातों को बदलने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक जो फैसला लिया गया, उसके बाद की स्थितियां ऐसी कि डीडीसी के चुनाव सामने रख दिए गए और उसके बाद जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से यह जिक्र किया जा रहा है कि डीडीसी के आए नतीजे हमारे ही पक्ष में हैं। लेकिन नतीजे किसके पक्ष में गए, इसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के 5 सवालों पर कि क्या डीडीसी के नतीजों का अगर जिक्र करें तो क्या उसके मायने हैं। 5 सवाल हम आपको बताते हैं। तो दमदार बहस में जिक्र दरअसल आज घाटी का ही होगा और घाटी में विजय कमल खिला है या फिर नहीं, क्योंकि इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेता ये कहते हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, वो ये कह रहे हैं कि जो साजिश दरअसल रचने का प्रयास किया गया बीजेपी पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राजनीतिक पार्टियों के तौर पर
चाहे वो सत्ता में बैठे हुए दिल्ली की सल्तनत पर वो बैठे हुए हों या फिर जम्मू कश्मीर में अगर उनके नेता या फिर उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो वो एक साजिश रच रहे थे। और डीडीसी के चुनाव में भी इस साजिश रचने का प्रचार जो उनकी तरफ से किया गया, जो प्रयास उनकी तरफ से किया गया, उसमें वो नाकाम साबित हो गए। लेकिन बीजेपी की तो ओर से कहना यह है कि डीडीसी के आए नतीजे अपने आप में बताते हैं कि 370 और 35A जो हटी है, उसके बाद की तस्वीर लोकतंत्र की खूबसूरत निकलकर सामने आई है। यही वजह है कि स्थितियां ऐसी हैं कि यह समझा जाए कि क्या वाकई लोकतंत्र में एक और आस्था जम्मू कश्मीर के आवाम की बढ़ती नजर आती है। क्योंकि इन सब चीजों के बीच में एक चीज ये बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि जो जिक्र दरअसल फारूक अब्दुल्ला कर रहे हो, उमर अब्दुल्ला कर रहे हो या फिर महबूबा मुफ्ती कर रही हो कि हमारी जमीन तो बरकरार है, लेकिन ऐसा है नहीं। डीडीसी के नतीजे ये भी बताते हैं कि बीजेपी का जो दबदबा है वो कश्मीर के बाद जम्मू में भी थोड़ा घटता हुआ नजर आया है। और वही स्थिति कमोबेश दरअसल गुपकार को लेकर भी नजर आती है कि लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भले ही बीजेपी हो, लेकिन उसके बाद एनसी के बाद अगर किसका नंबर आता है तो वो पीडीपी नहीं है, वो है निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में फतेह हासिल करने में कामयाब रहे। यही वजह है कि इसको समझने की बड़ी जरूरत है कि एक तरफ डीडीसी के नतीजे सामने आ गए, लेकिन अब विधानसभा चुनावों को लेकर क्या यह रणनीति ऐसे ही आगे बढ़ेगी या फिर स्थितियां घाटी में कुछ और देखने को मिलेगी। क्योंकि फिर मुफ्ती का यही कहना है कि हमारी लड़ाई जिस पर थी हम उस पर आज भी कायम हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। भास्कर घोष जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। भास्कर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ शेख नासिर जी हैं, पीडीपी के नेता। शेख नासिर साहब, बहुत स्वागत आपका। आसिफ इकबाल नाइक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आसिफ जी, स्वागत आपका। शबीर अहमद जी हमारे साथ हैं, नेता है एनसी से। शबीर जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आसिफ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि कल तक तो हम चर्चा ही कर रहे थे, लेकिन अब स्थितियां ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं राजनीतिक पार्टियां कि तीनों ही पार्टियों की ओर से, चाहे वो पीडीपी हो या फिर एनसी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो, जो बड़ी पार्टियां उभर कर सामने वहां पर आ रही हैं, वो कह रही हैं कि ये जो नतीजे हैं वो हमारे ही पक्ष में हैं। लेकिन ये नतीजे पक्ष में हैं किसके? मैं बताऊंगा कि ये नतीजे जो है वो जिस तरह से हालात थे वैसे ही थे। घाटी में एनसी और जो पीडीपी है आज भी मजबूत है, जबकि जम्मू डिवीजन का जो है वो आज वहां पर जो जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम कहें जम्मू, सांबा और कठुआ, और साथ में अगर इसको रियासी मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है वो बीजेपी पहले से ही स्ट्रांग थी और इन एरियाज में आज भी वो स्ट्रांग है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो जो हालात है वो कोई चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा आंकड़ों का फर्क आया है। और जो कश्मीर में आज तक बीजेपी कोई सीटें नहीं ले पाती थी, तो वो 3 सीटें जो है वो ली है वहां पर, जो उन्होंने खाता खोला है। अगर कहा जाए श्रीनगर में भी जो पीडीपी है वो साउथ कश्मीर तक जो है वो महदूद है, जबकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने पॉकेट्स में जो है वो सीटें ली। कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा जो गुपकार अलायंस है वो भी एक ट्रैक पर नहीं था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारा चिनाब बेल्ट है यहाँ पर गुपकार अलायंस के जो पार्टनर मेन स्टेक होल्डर्स थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। और तकरीबन 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये गुपकार अलायंस सीटें जीत सकती थी, लेकिन आपसी रंजिश की वजह से जो है ये वो या तो बीजेपी से या कांग्रेस से हार गई। तो अगर देखा जाए तो हम फिर भी कहते हैं कि इसमें जो ये आज चुनाव हुए हैं ये एक ट्रेलर था, जो यहाँ पर आगे चलकर असेंबली इलेक्शन होने हैं उसके लिए, और डेमोक्रेसी की तो ये जीत है ही है। अब कुल मिलाकर देखना ये होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कब यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कराते हैं। नॉर्मली जो रूल कहता है कि जब आपने असेंबली को डिसबैंड किया उसके 6 महीने के बाद जो है वो इलेक्शन कराने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तकरीबन 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। 3 एक गवर्नर बदल चुका है, 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो आ चुके हैं, अभी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना है कि क्या बीजेपी सरकार जो सेंटर में है कितना इंटरेस्ट दिखाती है यहाँ पर इलेक्शन कराने में। लेकिन बीजेपी इंटरेस्टेड है इससे पहले कि डिलिमिटेशन की जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो कश्मीर की सीटें जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, जबकि जम्मू डिवीजन में सिर्फ 37 सीट से, जबकि कश्मीर में तकरीबन 45 के करीब है। बीजेपी की सरकार चाहती है कि जम्मू और कश्मीर में जो है वो बराबर सीटें हो, ताकि उनको आगे चलकर कोई चांस मिले, ताकि जम्मू का जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि गुलाम नबी आजाद जो है वो जम्मू से बिलोंग करते थे, वो एक बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन ज्यादातर जितने भी चीफ मिनिस्टर है आज तक जो हिस्ट्री में गुजरे हैं वो सारे जो है वो घाटी से आते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ भास्कर घोष जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। भास्कर साहब, ये जीत आप भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा इस बार हो गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की नीति कामयाब वहां पर हो गई है, ये जिक्र आपकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए, ये जीत कश्मीर की जनता की जीत है, इस जीत लोकतंत्र का जीत है, इस जीत 370 धारा की जीत है, और ये जीत आम जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं उनकी जीत है। इसका दो कारण है। एक, जिस तरह लोग अपने घर से इतना ठंड में भी अपना घर से निकल के बहुत भारी परसेंटेज से मतदान किए हैं, यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज जम्मू कश्मीर का आवाम जो है वो आजादी चाहते हैं, वो विकास चाहते हैं, वो विनाश नहीं चाहते हैं। ये बैलॉट गैंग कहकर पुकार रहे थे सर, वो तो भारी पड़ा ना आपका। बैलॉट चाहता है, ये बुलेट नहीं चाहते हैं, ये बैलॉट चाहते हैं। आज जो 75 सीट हमने जीते और 50 सीट जो इंडिपेंडेंट जीते, दोनों मिलकर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और लार्जेस्ट पार्टी का जो एक पॉसिबिलिटी बन रही है, इसका मेन कारण है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का विकास की मॉडल। आज जम्मू कश्मीर हर चीज से पिछड़ा पड़ा हुआ था। 70 साल जम्मू कश्मीर में न रोड बना, ना हाईवेज बना, ना कुछ भी नहीं बना, ना मेडिकल कॉलेज बना, ना इंडस्ट्री बना, ना कुछ नहीं बना। आज लोगों के पास पहला ऑप्शन 370 धारा लागू होने के बाद कि वो अपना घर से बुलेट को नाकार करके बैलॉट तक पहुंचे। पहली दफा ये स्वाधीन भारतवर्ष में ऐसा हुआ कि बुलेट को नाकार करके बैलॉट तक आम आदमी पहुंच गए, और इसी का नतीजा आप देख रहे हैं। कांग्रेस यहाँ 26 में समट गए हैं। जो कांग्रेस 50 साल से इसके ऊपर राज कर रहा था, 50 साल से जम्मू कश्मीर को मेन लैंड इंडिया से अलग करके दिखा था, वो आज 26 नहीं, वहां तो आपने दिग्गजों की फौज तैयार कर दी थी, उसके बावजूद ये स्थितियां रही कि आप 75 पर ही रहे। और स्थितियां ऐसी हैं कि गुप्कार वाले तो एलिगेशन लगाते हैं कि हमको तो प्रचार करने ही नहीं दिया। अगर करने दिया होता तो शायद ये स्थितियां कुछ और होती, ये तस्वीर कुछ और होती। हेमंत जी, 70 साल से उनको तो मैंने रोका नहीं ना, इस बार मैंने रोका। आज 70 साल से उन्होंने प्रचार करने का बहुत मौका मिलने के बाद भी उनका रिजल्ट देखिए, पीडीपी 27 में आगे खड़ा हो गया। आप अगर अलायंस की बात ना करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी जिसका खाता वहां पे नहीं खुला था, आज वहां पे सबसे बड़ा पार्टी करके उभर के आई। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है लोकतंत्र में? इससे बड़ा जीत क्या हो सकता है? ठीक है शेख नासिर जी, 27 सीटों पर सिमट कर रह गए आप लोग। स्थितियां ऐसी हैं कि आप तो ये कहते हैं कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, हम वहां के आवाम के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहां के आवाम पर भरोसा नहीं कर रहे, 27 सीटें दे रही है, निर्दलियों के पीछे चले गए। उसका नतीजा ओके, आ रहा हूं सर, ठीक है। शेख नासिर जी आपसे सवाल है। ये जो हेमंत जी देखिए, ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े ऐसे नहीं है, कुछ और हैं। मेरे जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि वो निर्दलीय जो है वो उन्हें अपने साथ वो गिन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 75 पर सिमट गई है। जो निर्दलीय जो जीत करके आए हैं उन जगहों पर आप पता कीजिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। मैं बिल्कुल उसी बात पर आऊंगा। उन निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स थे। अलबत्ता वो गुप्कार के कैंडिडेट्स उनके खिलाफ नहीं थे। जहां गुप्कार अलायंस की बात करें तो 112 सीटें जो गुप्कार अलायंस की, उनके साथ निर्दलीय को मिलाकर के आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हाशिए पर नजर आएगी। सबसे जरूरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इतना लाउड लश्कर जम्मू कश्मीर में पार्टियों के साथ मिलकर आपका अलायंस बना सर, उसके बावजूद भी आप सभी सीटों पर नहीं उतर सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लाउड लश्कर जम्मू कश्मीर में लगा। इनके केंद्र के मंत्री जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए आए, हमारे तो कैंडिडेट भी इन्हें हिरासत में रखे थे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें कश्मीर के अंदर जीत पाई है। अगर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का अध्यक्ष है रविंदर रैना जी, उनके जो घर की कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा, वहां से पीडीपी के कैंडिडेट जीत कर आए, आप पता कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी यानी कि पीडीपी 27 सीटों पर आने पर अपने आप में खुश है। शेख नासिर साहब, आप संतुष्ट हैं 27 सीटों के साथ? अरे बात सुनिए, गुप्कार अलायंस में जितनी सीटें हमें मिली थी, सीट शेयरिंग हुई थी, जितनी सीटें हमें मिली थी, हम मैक्सिमम सीटें जीत करके आए हैं। और बाकी की सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है, जो निर्दलीय जीते हैं, वहां पर भी वो पीडीपी के समर्थन से जीते हैं। गुप्कार अलायंस में जो सीटें, जब सीट शेयरिंग हुई, जितनी सीटें हमें मिली, मैक्सिमम सीट हम जीत करके आए। ये यहाँ पे जो आंकड़े 27 और 72 लेकर के आप चल रहे हैं, आप 27 को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें, जो निर्दलीय की सीटें, जो गुप्कार की इकट्ठे की सीटें, उनको एक साथ जोड़िए,
ये जो 27 सीटें हैं, यही सब सीटें हमें गुप्कार अलायंस में शेयरिंग के दौरान मिली थी। सिर्फ 27 मिली थी सर आपको? और सबसे जरूरी बात यह है कि हमने जम्मू में भी सीटें जीती हैं, हमने कश्मीर डिवीजन में भी जीते। भारतीय जनता पार्टी सिमट के अभी सिर्फ जम्मू डिवीजन की पार्टी रह गई और जम्मू डिवीजन में भी जम्मू के 2.5 जिलों पर आकर के रह गए और बहुत जल्द ये जम्मू कश्मीर से लखनपुर के बाहर ही देखकर सिमट कर जाएगी। अब दिल्ली में बैठ करके कोई जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करेंगे या आपके स्टेडियम में बैठ करके बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन पर, ग्राउंड पर स्थिति कुछ और है। जमीन पर आज भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ते वक्त ना तो 35A ना 370 की बात की। और ग्राउंड पर ठीक है, अलग तस्वीर है, आप कहना चाहते हैं सर, लेकिन आपसे ज्यादा भरोसा तो निर्दलियों पर भी कर लिया ना शेख साहब। नासिर साहब, आपसे ज्यादा भरोसा तो निर्दलियों पर भी कर लिया गया, आपसे ज्यादा भरोसा तो निर्दलियों पर भी कर लिया गया नासिर जी। वो निर्दलीय हमारे उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार के दौरान ऐसे समझ से परे हो जाएगा ना सर कि आप कह देंगे वो आपके उम्मीदवार थे लेकिन वो आपके पार्टी के सिंबल पर लड़े नहीं। पार्टी ने 370 के मुद्दे पर कोई चुनाव नहीं लड़ा, 35A को अपने चुनावी प्रचार से दूर रखा, सिर्फ विकास और बाकी चीजें करते रहे। लेकिन लाने वाली तो वर्तमान में सरकार बीजेपी की है ना सर। 370 और 35A लाया कौन? अरे बात सुनिए, कौन नहीं जानता जम्मू कश्मीर का, कौन नुमाइंदा नहीं जानता इन सारी चीजों को? मेरी बात सुनिए, गुप्कार अलायंस जो है वो 35A और 370 के रेस्टोरेशन के लिए बना। बात साफ है, जिन भी लोगों ने गुप्कार अलायंस को चुना है उन्होंने 35A और 370 के समर्थन में वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार में दोनों चीजों को बाहर रखा, जबकि गुप्कार का जो बेसिस है जिस पर गुप्कार अलायंस बना है वो 35A और 370 बना है। अब बात साफ है कि जम्मू कश्मीर की तिरंगा नहीं उठाएंगे आप लोग? जम्मू कश्मीर की जनता साहब तिरंगा नहीं उठाएंगे ना? 35A और 370 के रेस्टोरेशन तिरंगा नहीं उठाएंगे ना आज भी? सरकार को आप लोग तिरंगा नहीं उठाएंगे ना? मान लेनी चाहिए नासिर जी, तिरंगा नहीं उठाएंगे ना आप? मान लेनी चाहिए। आप तिरंगा नहीं उठाएंगे? किसने कहा? तिरंगा उठा लेंगे या फिर नहीं उठाएंगे? अरे तिरंगा हमसे उठाते हैं। आप ही के मुखिया ने कहा, आप ही की पार्टी की मुखिया ने कहा था, आप ही की पार्टी की मुखिया ने कहा सर, मैंने तो कहा नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जम्मू कश्मीर का झंडा उठाऊंगी, तिरंगा नहीं। हम तिरंगा उठाते आए हैं, हमने जम्मू कश्मीर का झंडा भी उठाया है, लेकिन ये सारी चीजें लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत हुई और इस तिरंगे झंडे की प्रक्रिया के तहत ही हुई है सर। ये जितनी सीटें मिली हैं आपको लोकतंत्र की वजह से मिली है। जम्मू कश्मीर की जनता ने जो गुप्कार को अपना एतमाद दिया, मैंडेट दिया, वो 35A और 370 की बहाली के लिए दिया, क्योंकि हमारा एजेंडा वही था। ठीक सर, मैं आ रहा हूं। भारतीय सरकार को मानना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर सर। पीडीपी संतुष्ट है, कांग्रेस पार्टी भी संतुष्ट है क्या अजय जी? ठीक है, आ रहा हूं सर मैं आपके पास। नासिर जी, अजय जी, कांग्रेस पार्टी भी संतुष्ट है, ठीक है, जब क्षेत्रीय पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी इतने सीट ले आती है तो क्या दिक्कत है? संतुष्ट है कांग्रेस पार्टी? आप ये देखिए केवलिया जी, आप ये देखिए 280 सीटों पर चुनाव था। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लागू है, राष्ट्रपति रूल लागू है। केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी के जाबाज डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी की है और कश्मीर में सब इनका 35A 370 मंत्रियों का लाभ लश्कर, गवर्नर साहब की ताकत, इनका हल्ला, टीवी चैनल, इनका गोदी मीडिया, सब कुछ के बाद भी ये 26% यानी कि 73 सीट 280 में से जीते हैं। और निर्दलीय अगर देखा जाए तो इनसे दुगने। इसका मतलब ये पूरी तरह से विफल, पूरी तरह से हारी है देश की सरकार। अब इनके ध्यानवीर, इनके आप निर्दलियों की बात कर रहे हैं, इनके नेता, कांग्रेस की बात तो करें सर, आप निर्दलियों की बात कर रहे हैं। आपको मैं बात बताऊंगा, ये अपने मुंह मियां मिट्टू बनते रहे, इन्हें बनने दीजिए। कांग्रेस पार्टी की तो सरकार भी नहीं थी वहां और केंद्र में भी सरकार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन 27 सीट जीत के 19 के प्रदर्शन से अच्छा रहा। बीजेपी का प्रदर्शन 19 और 2016। अब इनसे ये पूछिए कि जब ये बात करते हैं कि ये कश्मीरी, ये गोली और बुलेट की बात है, जब 40 महीने मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार चलाते हैं तब विकास कहाँ चला जाता है, तब गोली कहाँ चली जाती है, तब आतंकवादी कहाँ चले जाते हैं। ये मौका परस्त और फिरका परस्त लोग हैं, ये फिरका परस्त लोग हैं। इन लोगों का टारगेट और एजेंडा ये है कि किसी भी तरह घाटी का माहौल सही ना हो, हिंदुस्तान में माहौल बिगड़ा रहे, हिंदुस्तान में सांप्रदायिक माहौल खराब रहे, यहाँ कौमी यकजहती के लोग खराब रहे और यहाँ पर लोग लड़े भिड़े आपस में, दंगे फसाद होते हैं तो बीजेपी
का एजेंडा चलता रहे। इनकी सरासर हार हुई है, केंद्र की सरकार हारी है, बीजेपी सरकार हारी है। केवल 26% सीटें इन्हें मिली, 26% यानी 73 सीटें 280 में से। कांग्रेस पार्टी कितनी कम सीटों पर लड़ी और 27 सीट जीत के, मतलब इनसे दुगनी जीते, निर्दलीय इनसे दुगनी जीते। ये मोदी जी की हार है, ये देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी की हार है। ये सही मायनों में लोकतंत्र की जीत है, ये सही मायनों में कश्मीर की जीत है, ये सही मायनों में हिंदुस्तान के उन रक्षकों की जीत है जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं और तानाशाही नहीं करते। ये तानाशाहियों की हार है। तो आप 370 और 35 के हटने के बाद संतुष्ट हैं अजय जी? 370 और 35 के हटने के बाद अब संतुष्ट हो गए आप? कम से कम लोकतंत्र तो बहाल हो रहा है वहां पर। 370 के बाद लोकतंत्र आबाद होता नजर आता है वहां पर। की हार है जो हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं और जो हिटलर चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं शबीर अहमद। ठीक है शबीर अहमद साहब, आप कह रहे हैं कि आपकी जीत है, बीजेपी वाले आके ताल ठोक रहे हैं कि हमारी जीत है, पीडीपी के नेता सामने आते हैं वो कहते हैं हमारी जीत है। सर डीडीसी के बाद क्या गुपकार, जिसका नाम बीजेपी पार्टी के नुमाइंदों ने दे दिया कि गुपकार नहीं गुपकार गैंग है, आने वाले विधानसभा के चुनावों में मिलकर सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आप, या फिर इसमें कहीं और फेरबदल होने वाला है? जी ये शबीर साहब आपको पता है जी कहिए। 280 या 270 सीटें हमने लड़ी है जम्मू कश्मीर में। अगर आप ये समझे कि ये बीजेपी ने 2.5 डिस्ट्रिक्ट में उसने जीत ली है, 2.5 डिस्ट्रिक्ट में। अब ये कोई नहीं बता सकता है उनको कि जम्मू कश्मीर में 3 सीटें इन्होंने ली है। क्या 3 सीटें लेके और जम्मू में 4 सीटें लेके जम्मू के 2.5 जिलों में, कठुआ में जीता इन्होंने, साबा में जीता इन्होंने, और ये 2.5 जिले हैं। अगर हम वादी की बात करेंगे, इधर राजौरी की बात करेंगे, या अगर किश्तवाड़ की बात करेंगे तो वहाँ हमने जीता है। अगर हम कश्मीर की बात करें, उन्होंने 3 सीटें जीती है। हाँ, हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी में हर किसी का हक है, लेकिन अगर ये मान के चलेंगे कि हमने हारा, डेमोक्रेसी जीता, तो चलो आगे बढ़ के इलेक्शन कल होगा तो हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी में इकट्ठे आपस में बैठ के इख्तिलाफ, हम अपना इख्तिलाफ भूल के एक अच्छा सा माहौल बना के जम्मू हेमंत जी हो सकता है अगर हमारी आपस में हमारी लड़ाई भी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, अगर बीजेपी भी हमारे साथ, हम बीजेपी के साथ रहेंगे, मिल के बैठेंगे और कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों की हित के लिए बात करेंगे तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात होगी। अगर कल हम इलेक्शन लड़ेंगे, हो सकता है यहाँ तो गुपकार अपने आप में नहीं सीमित रह पा रहा है, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी आगे आए, हमारे साथ मिल जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कोई हमें कोई आपत्ति, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल भास्कर जी, जम्मू कश्मीर मिल जाएंगे क्या सर? जिसको गैंग कह रहे थे आप, क्या मिल जाएंगे इनके साथ? कोई आपत्ति नहीं है। ये सियासी पीडीपी से पूछना सर, शायद आपत्ति वहां पर होगी, उनके गठबंधन को तो उन्होंने निभाया नहीं ईमानदारी के साथ। पीडीपी से तो मशवरा कर लीजिए आप। पार्टियां साथ में आती हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी जम्मू कश्मीर। जो तिरंगा फैलाने में, जो तिरंगा नहीं फैला सकते उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कभी आपने जब गठबंधन किया था 40 महीने, तब आपकी आंख नहीं खुली थी, तब आपको दिखाई नहीं देता था। हमारी बात तब आपकी आंख कहाँ खुली थी? तब भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, उसकी वो नीतियां कहाँ चली गई थी? ये हमारी बात तो पूरी सुनिए आप। हमारी बात एक सेकंड अजय जी, शबीर जी की बात पूरी होने दीजिए ना सर। एनसी वाले 67 सीट जीते हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको। मेरा बात तो सुनिए, हमारी बात का। हाँ बोलिए सर, शबीर जी अपनी बात रखते हैं, फिर मैं आ रहा हूँ, ब्रेक लेना होगा मेरे को। शबीर जी अपनी बात रखते हैं, आप रख दें। ये हमें बात ही नहीं करने देते हैं तो हमें क्यों फिर बुलाते हैं? आप रखें सर, अपनी बात रखें, आप रखें। हमारी बात ये है कि बीजेपी ने भी कभी कहा है कि पाकिस्तान जो इंडिया में मुसलमान है उसको पाकिस्तान जाओ, ये पॉलिटिकल स्टंट होता है, उसका मतलब नहीं है। कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता सियासत में। अगर हम जम्मू कश्मीर की हित की बात करेंगे तो इकट्ठे बैठ के हमें जम्मू कश्मीर की हित की बात करनी है। हमें ये प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए कि हम बीजेपी सब कुछ है, नहीं। हमारे लोग सर ये मेल कैसे होगा जब कोई कह रहा है कि 370 और 35 पर हम तो डटे पड़े हैं, तो फिर ये मेल कैसे होगा? जिसने हटा दिया तो मेल कैसे बैठेगा? इसके लिए कानूनी रास्ता है, हमारी स्ट्रगल उसके लिए रहेगी। इसमें क्या आपत्ति है? हम उसके लिए लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे। ओके, मैं इस पर रिएक्शन ले लूंगा भास्कर जी से, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। ओके शबीर साहब, आपकी बात मैंने सुन ली, एक वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि क्या 35 और 370 के बीच का कोई रास्ता निकल भी सकता है, और फिर उसके बाद सभी पार्टियां एकजुट हो जाएं जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद दमदार बहस में एक बार फिर से स्वागत है। आज जिक्र दरअसल घाटी का हो रहा है, जम्मू कश्मीर का हो रहा है, जहां पर बीजेपी पार्टी का ये कहना है कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद हम गदगद हैं, हम इसमें सफल हुए, जो नीति हमने लाने का प्रयास किया देश के प्रधानमंत्री उसमें सफल हो गए हैं। लेकिन वहीं तमाम और राजनीतिक पार्टियों का यह जिक्र है कि जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी उस लिहाज से हम अपनी अपनी पार्टी को लेकर, इन नतीजों को लेकर संतुष्ट हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, नरेश शर्मा जी हैं, कश्मीर एक्टिविस्ट हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नरेश जी, मैं आपसे ही सवाल ले रहा हूं, और क्योंकि अलग अलग आंकड़े निकल कर हर किसी का सामने आता है और राजनीतिक पार्टियों को भी हम लगातार सुन रहे हैं कल से ही, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस नतीजों में हम भी जीते, बीजेपी कहती है कि हम जीते हैं, एनसी का जिक्र करें तो वो कहते हैं कि हम जीते हैं, पीडीपी कहती है कि हम जीते हैं। अगर ये सभी के नतीजे जो है उन्हीं के पक्ष में आए हैं तो इसका आकलन आपके हिसाब से है क्या? देखिए हेमंत जी, आपकी बात सही है। इन नतीजों ने सभी राजनीतिक पार्टियों को खुश होने का मौका दे दिया है। जैसे गुपकार गठबंधन को भी अच्छी सीटें दी हैं और जम्मू क्षेत्र में बीजेपी को भी अच्छी सीटें दी हैं और कश्मीर में भी बीजेपी का खाता खुल गया है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा हेमंत जी, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जी कि जम्मू कश्मीर के जो लोगों ने हमेशा ही डेमोक्रेसी पे बिलीव किया है, गन कल्चर को उन्होंने बिलीव नहीं किया है। ऐसा बताया जाता है हमेशा कि इस बार के जो चुनाव हुए हैं इसी में ज्यादा मतदान हुआ है। ऐसी बात नहीं है। 2014 के चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 उसके बाद फिर 2014 के विधानसभा चुनाव हो, 2019 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव हो, और चाहे अभी का चुनाव हो, लगातार जो 4 चुनाव हुए हैं जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी ली है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी बारी है, सरकार की बारी है, प्रशासन की बारी है। जनता ने तो अपना जवाब दे दिया, अभी प्रशासन को लोगों की जो एस्पिरेशन है उसको समझना होगा। तो जम्मू कश्मीर के जो लोगों के हैं वही मुद्दे हैं जो देश के दूसरे हिस्सों के मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी विकास चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एजुकेशन चाहिए, जहां पर भी बिजली, सड़क और पानी चाहिए। और चाहे वो गुपकार गठबंधन जीता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीती है, दोनों के लिए लोगों का संदेश साफ है कि वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, गन कल्चर पे वो बिलीव नहीं करते हैं। और इसीलिए हेमंत जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ नरेश जी, आपके पास आ रहा हूँ। जी सर, कहिए आप। हाँ हेमंत जी, मैं अभी तक सबकी बात सुन रहा था, इसमें 2-3 चीज स्पष्ट करना देना चाहता हूँ। हाँ। एक तो वो कह रहे हैं कि सबकी जीत हुई है। मैं अगर लास्ट आपका पोल जो पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स है उसमें बीजेपी को 74 सीट और इसमें 4,87,364 वोट मिला। हाँ। और नेशनल कांग्रेस और जेएनके एनसी को मिला 2,82,514। यानी नंबर 1 और नंबर 2 में फर्क देखिए, ऑलमोस्ट दोगुना। और यही सबसे बड़ा जीत का आंकड़े जो कह रहे हैं कि आज श्रीनगर में जो गुपकार पार्टी श्रीनगर में ही फॉर्म हुआ था, वो गुपकार पार्टी श्रीनगर से साफ हो गए। तो मैं कहता हूं कि कहां आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या विकास का जीत नहीं है। हमने एक साल 5 अगस्त 2019 से 2020 तक जो विकास का काम किया, जो मेडिकल कॉलेज से रास्ता का जो काम हमने हाथ लगाया, ये जो भास्कर जी, ये जो 2 साल आपको दिए गए तो बीजेपी इसको डिलीवर भी नहीं कर पाई, आप इसको भी ऐसे समझ सकते हैं सर? एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इलेक्शन से पहले ही ये वोट हुआ है और इसी का नतीजा आप जो देख रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके बीजेपी उभरी है, वही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हेमंत जी देखिए, चुनाव के पहले जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई थी, जो पीडीपी की जो नेताओं पे और पीडीपी के कार्यकर्ताओं पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेताओं पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उन्हें चुनाव प्रचार करने नहीं दिया गया, उनको सुरक्षा के नाम पर। ठीक है सर, वही सवाल मैंने पूछा भी था लेकिन जवाब दिया नहीं भास्कर जी ने। मैंने वही सवाल पूछा था भास्कर जी से। भास्कर जी, मैंने सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछा था, आप दिग्गजों की फौज खड़ी कर दें जम्मू कश्मीर में और फिर आप चुनावी मैदान में ताल ठोकें और उसके सामने जो पार्टियां हैं उनको आप प्रचार करने देना, उनका आप गला घोट दें, तो कैसे सर आप अपने आप को न्याय मानते हैं? लार्जेस्ट पार्टी बनकर धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। मैं आपका ही सवाल ले रहा हूं सर। ये चुनाव हेमंत जी, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ। ये चुनाव जो था वो 2 मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ी गई थी। एक 370 धारा आर्टिकल 35A एंड विकास, बोलने का और बिल्कुल।
और ये जो पीडीपी या जो भी कॉन्फ्रेंस आप कह रहे हैं वो एक दिन का पार्टी नहीं है। 50 साल से कश्मीर में वो अपना राज चला रहे हैं। अगर एक दिन के लिए वो चुनावी सभा नहीं कर पाए, राष्ट्रपति शासन लगने से पहले सर आप ही की सरकार थी ना वहां पर सर, आप ही पीडीपी के साथ गठबंधन के साथ थे वहां पर। आप फिर मैं ये बात आपके सामने भी रख सकता हूं, ये सवाल तो आपके सामने भी खड़ा होना चाहिए। फिर आप भी प्रचार कर रहे थे खुल्लम खुल्ला। दूसरी पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पर प्रचार किया था, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने तमाम केंद्रीय नेताओं को, बिल्कुल तमाम बड़े मंत्रियों को जम्मू कश्मीर में उनको भेजा जाता है। उस लिहाज से आपके अनुकूल नतीजे आने चाहिए थे, जो आए नहीं है। यही जिक्र मैं बार बार करना चाहता हूं। अजय जी अपनी बात रख दें, फिर आप कहेंगे कि मेरे को आप मौका नहीं देते। अजय जी अपनी बात रखें, फिर आ रहा हूं शेख साहब, आ रहा हूं सर मैं आपके पास जी। केवलिया जी इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने कि देश की सरकार है। हाँ देखिए, बीजेपी जितनी, आप सारे लोग सुन लीजिए ध्यान से, बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस देखें तो वो गठबंधन में बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ी और सीट जाती। तो इसका मतलब सही मायनों में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 पार्टी है, अगर कैलकुलेशन करके देखें। लेकिन मन को बहलाने को गाली दिए ख्याल अच्छा है। आप अपने मुंह मियां मिट्टू बनते नहीं, अपनी कमर और अपनी पीठ कॉन्फ्रेंस ये अपनी सब सीटों में चुनाव लड़ने का कौन मना किया था? लड़ लेते आप। अरे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सुन ले, भारतीय जनता पार्टी अब ये दावा कर रही है कि कई सारे निर्दलीय उसके जीत कर आए हैं। का परफॉर्मेंस और कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस लोकतंत्र में, जहां बीजेपी के पूरा गोदी मीडिया, पूरा चैनल, पूरा मंत्रालय, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा गवर्नर हाउस 370-35 से लेकर पूरा पीठ थपथपा रहे थे, तो इन्हें तो 280 में से 250 सीट जीतनी चाहिए थी। ये रह गए केवल 73 पे। तो अजय जी एक बात का जवाब दीजिए आप, कांग्रेस पार्टी को दिलचस्पी नहीं है जम्मू कश्मीर में क्या सर? कांग्रेस पार्टी को दिलचस्पी नहीं है? राहुल गांधी या फिर कोई कांग्रेस का नेता क्यों नहीं आगे प्रचार करने के लिए? रोका था क्या किसी ने सर? आपको भी रोक रहे थे लोग? आपको भी रोक रहे थे क्या सर? अजय जी आपको रोक रहे थे क्या ये लोग? ओके, मैं शेख नासिर जी की बात रखते हैं, मैं आ रहा हूं सर। अजय जी आ रहा हूं आपके पास, शेख नासिर जी। ओके सर, ओके प्लीज, आपकी बात पूरी हो गई। ठीक है शेख नासिर जी अपनी बात रखते हैं। अजय जी आ रहा हूं आपके पास। ठीक है अजय जी मैं आ रहा हूँ प्लीज। अच्छा नहीं लगता सर, एक बार में एक बोलेगा, मैं ढंग से सुन पाऊंगा और सभी आपको सुनेंगे। ये जो भास्कर जी बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा। ओके सर समझ गया मैं, अजय जी समझ गया। एक बार ठीक है सर, समझ गया मैं आपकी बात नासिर जी। ठीक है इनको इनकी औकात अरे बात करने दीजिए नासिर जी अपनी बात रखें। मैं भास्कर जी को एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये जो बात कर रहे हैं, प्रचार करने दिया गया, इतने साल दिया गया। मेरे जो जहां का मैं रहने वाला हूं, मेरे बिल्कुल पास का एक देहात है, एक गाँव है, शाहनवाज हुसैन साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उस गांव तक पहुंचे प्रचार करने के लिए, लेकिन इनका जो वहां कैंडिडेट था, जो उम्मीदवार था, वो हार गया। हमारी पार्टी के वहीद पर्रा साहब जब जिस दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन पर्चा फाइल किया, उसी दिन उनको एनआईए ने हिरासत में लिया। कोई प्रचार वो नहीं कर पाए, वो हिरासत में रहे, लेकिन जीत दर्ज कर गए। ये बात कर रहे हैं, इनने पूरा लाव लश्कर जम्मू कश्मीर में लगाया, इनके सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए, पूरा बल पूरा जोर लगाया, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी। अब जम्मू में इनके बहुत सारे पूर्व विधायक हार गए हैं। हमारे डोडा से इनके विधायक 2-2 जगहों पर लड़े थे, दोनों जगहों से हार गए। आज ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, असल में ये हार चुके हैं। अब निर्दलियों के कांधों पर हाथ रख कर ऊपर करना चाहिए। जनता ने फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुनाया है, वो गुप्कार अलायंस के हक में सुनाया है, वो 35 से और धारा 370 के हक में सुनाया है। इन्हें ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर नहीं सर, अभी शबीर अहमद साहब कह रहे हैं कि शबीर अहमद साहब कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अब एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो शायद भला हो जाएगा जम्मू कश्मीर के आवाम का। लेकिन आप अगर 370 और 35 पर डटे रहेंगे तो फिर कैसे मानेगी बीजेपी? कैसे आप साथ लेकर चल पाएंगे? शबीर साहब तो राजी होगा इसके लिए, आप लोग राजी नहीं हो पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। तो फिर ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। नरेश कुछ कहना चाह रहे हैं? नरेश जी कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हेमंत जी, चुनाव स्थानीय हो रहा है, लेकिन स्थानीय मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा है। 370 की बात हो रही है, 35A की बात हो रही है, और बड़ी बड़ी बातें हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को क्या चाहिए, उनकी इंस्पिरेशन क्या है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। मैं ये कहना, आप जरा अपने पैनल से पूछिए कि वहां का जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या बीजेपी ने उसके ऊपर बात की है? ठीक सर, ओके भास्कर जी, जवाब होगा नहीं मुझे लगता है सर आपके पास शायद। क्या एम्स जो जम्मू कश्मीर के लिए 2 सैंक्शन हुए तो उनके ऊपर कितना काम हुआ है? भास्कर जी की बात कर रहे हैं।
जवाब है सर, जवाब है क्या सर? अगस्त 2019 के बाद अगर कोई एक पार्टी 370 धारा के उपरांत एक ही मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को कितनों को रोजगार दिया आपने, कितने वहां के किसानों को मुंह बल दिया आपने, नहीं हुआ था, व्यापारियों को आपने व्यापार बढ़ाया, जम्मू मेन लैंड इंडिया से पिछड़ के रही आपने, उसी का नतीजा निकला है। नहीं सर, जवाब नहीं है सर आपके पास, मैं समझ गया भास्कर जी, आपके पास जवाब नहीं है। तो 2 साल तक आप खाली रखते हैं वहां पर, डेवलपमेंट के नाम पर झुंझुना थमा देते हैं वहां के आवाम को, और फिर उसके सामने चुनाव लाकर खड़ा कर देते हैं, और फिर वो तय करे जनता कि किसको चुनेगी। जनता क्या तय करेगी? जनता के सामने ऑप्शन बचे तो तय करे जनता। जनता, आप कहते हैं कि गुपकार के साथ जनता ना जाए, आपके साथ जाए, तो आपने डेवलपमेंट का ऐसा कौन सा काम कर दिया 2 साल के अंदर कि आपके साथ वो चले जाए? लेकिन आप फिर कहते हैं कि वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा हमको मिला है, इसलिए हम सबसे बड़ी पार्टी है। 370 हटने के बाद हम बताते हैं, आज 370 हटे हुए 1.5 साल से ज्यादा अच्छा हो गया, अभी तक जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट ये लोग रेस्टोर नहीं कर पाए हैं। ये तो कैटेगरी बदल गई है, हालात बदल गए हैं। आपने अभी नेताओं पर नजर नहीं रखा, आप रेस्टोर नहीं कर पाए। आप बात करते हैं विकास की, आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास की आप करते हैं बात। 370 हटने के बाद यहाँ हालात बदले, हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल किलिंग 370 धारा हटने के बाद हुई है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सभी राजनीतिक दलों के लोग। ओके, मैं आ रहा हूं, नासिर साहब आ रहा हूं आपके पास। शबीर साहब, ओके, शबीर अहमद जी, आपका यह कहना था कि अगर हम सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर काम करें तो शायद डेवलपमेंट के काम बड़े आसानी के साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए हो सकेंगे। आपको लगता है जहां पर विचारों को लेकर इतना विरोधाभास हो, साथ हाथ मिल सकते हैं क्या सर? शबीर साहब, शबीर जी, आवाज मिल रही है सर? चल लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया। नरेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नरेश जी, जो जिक्र सबसे पहले मैंने किया कि चुनावी जमीन जो है वो खिसकी है क्या राजनीतिक पार्टियों की? क्योंकि मैं अगर कश्मीर की बात करूं, वहां पर अगर बीजेपी प्लस हो जाती है और वहां पर आ जाती है, एंट्री कर लेती है, लेकिन जम्मू में भी अच्छा प्रदर्शन उसका नहीं रहा। 20 जिलों में 5 जिलों तक आप सीमित कर रह जाते हैं। ये स्थितियां बीजेपी की है। देखिए, वही बात, मैं वही स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा था ना, कि चुनाव स्थानीय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर वो चुनाव लड़ने की कोशिश की। जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जहां पर टोल पिछले कुछ वक्त से जहां पर 2 टोल प्लाजा लगाए गए हैं, ये आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद है, और उन 2 टोल प्लाजा को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोग चाहते थे कि उन टोल प्लाजा को हटाया जाए, उसके ऊपर इन चुनावों में कोई बात नहीं हुई। 2G जहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा था, चुनाव में 2G को लेकर कोई बात नहीं हुई। तो मैं वही कहना चाहता हूं, इसीलिए बीजेपी की कुछ सीटें कम आई हैं, और बीजेपी ये चाहती थी कि उसकी जो सीटें हैं वो कम से कम 90 सीटें उसकी आए, और 2 मंत्री भी उसके हार चुके हैं। सुचेतगढ़ के जो उनके पूर्व मंत्री थे वो वहां पर हार चुके हैं। डोडा में एक मंत्री थे, वो उनके पूर्व मंत्री से वो हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी थी बीजेपी की प्रति, लेकिन लोगों के पास एक विकल्प नहीं था। तो बीजेपी के जो कांग्रेस थी वो तो बेहद ही कमजोर है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है कि वो एक विकल्प के तौर पर वो सामने आए, और जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। और जहां तक गुपकार जो अलायंस की बात है, उसकी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 25 सीटें जम्मू खित्ते में आई हैं। निर्दलियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है नरेश जी, लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, और यही चीज बीजेपी कह रही है। बीजेपी ये कह रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर उनको मेजॉरिटी नहीं मिली है, उन डिस्ट्रिक्ट में वो निर्दलियों का साथ लेगी। बीजेपी का ये भी कहना था कि निर्दलीय उनके समर्थक हैं। लेकिन मैं एक चीज उनको पूछना चाहूंगा कि अगर वो निर्दलीय आपके हैं तो आपने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? आपने उनको अपना सिंबल क्यों नहीं दिया? अगर वो कह रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि कश्मीर खित्ते में भी बड़े सारे जो इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय हैं, वो जीत कर आए हैं, तो यही मैं सवाल करना चाहता हूँ कि उनको अगर आपने होमवर्क किया होता तो शायद ये स्थिति ना होती कि आपको कहना पड़ता कि हम निर्दलियों के साथ आ जाएंगे। में तीर जो लगे हैं, ये वापस काली नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, भास्कर जी अपनी बात रखते हैं। देखिए, निर्दलीय जो लड़े हैं ये सारे भाजपा के ही समर्थन से लड़े हैं, और ये अपना निर्दलीय भास्कर जी, निर्दलीय लड़ने का फैसला को हमने सम्मान दिया है, और सम्मान देके इनको निर्दलीय लड़ने का मौका दिया है, और इनको जीत के आए हैं। और ये निर्दलीय अगर आने वाला अपना सिंबल दे देते। अरे इन्होंने अपने कैंडिडेट्स वहां पर उतारे थे जो हार चुके हैं। नहीं भास्कर जी, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर है, हेमंत जी, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? आप कह रहे हो निर्दलीय लड़ेगा और फिर हमें समर्थन दे देगा। सर, अच्छा लगता है क्या ऐसे?
अरे हेमंत जी 280 सीट में ही तो लड़ेंगे, 282 सीट में थोड़ी लड़ेंगे। या 280 सीट के उपरांत जो तो आपका आकलन गलत हो गया ना सर। जहां पर 50 या 55 लोग आगे आ जाते हैं, निर्दलीय अगर जीत जाते हैं, तो आपका ग्राउंड लेवल पर होमवर्क ठीक नहीं था। 2 सालों के अंदर आप इतना भी नहीं भाप पाए, केवल चुनाव कराने की जल्दबाजी रहती है आपको। और अभी फिर वो कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आप चुनाव करवा नहीं पाएंगे, अब ऐसी स्थिति होगी आपकी, वो ये कह रहे हैं। भाजपा चुनाव करने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है, लेकिन चुनाव करने मेरे प्राथमिकता थे। पहले दिन नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था कि कश्मीर के 370 धारा एब्रोगेशन के बाद चुनाव होगा, और हम लोग प्रतिबद्ध थे कि चुनाव करवाने के लिए। इसके हमारे हार या हमारे जीत का साथ चुनाव करवाने का कोई संबंध नहीं है। हमने तो चाह रहा था कि बुलेट जो है वो बैलेंस। सर फिर आप पीठ थपथपाते हैं कि 370 और 35 की जीत है, लोकतंत्र की ये जीत है, और फिर आप कहते हैं कि ये कोई मकसद नहीं है हमारा चुनाव कराने का। दोनों बातें कर रहे हैं आप। कश्मीर में जो 4 सीटें हमें मिले, पहले दफा खाता खोला मैंने। आज इसका पहले तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो यही दिखाता है कि आज आम कश्मीरी जो आवाम है, कश्मीरी जनता जो है वो उभर के हमको 4 सीटें दिए हैं। ठीक है सर, लेकिन फिर भी आपको निर्दलियों का सहारा लेना पड़ रहा है, ये जिक्र भी आपको करना पड़ रहा है। तो ये समझा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर अभी बहुत दूर है आपसे, ये समझ लीजिए आप। ये स्थितियां हैं, ये आप मानिए सर। ठीक है, वक्त की बेहद कमी है, वक्त की बेहद कमी है सर। ओके, वक्त की बेहद कमी है, चर्चा को आराम देना होगा। नरेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, भास्कर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शेख नासिर जी बहुत शुक्रिया आपका, शबीर जी हमारे साथ जुड़े आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आसिफ जी हमारे साथ जुड़े आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर घाटी की स्थितियां ऐसी हैं कि क्या वाकई विजय कमल खिल गया है, क्योंकि कंफ्यूजन में सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, और ये जिक्र कर रहे हैं कि इस बार के नतीजे जो निकलकर सामने आए हैं वो उन सभी के पक्ष में आए हैं। लेकिन ऐसी स्थितियां आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या ये बरकरार रह पाएंगी? क्या गुपकार को जो गैंग का नाम दिया गया है, क्या ये एक साथ चुनावी मैदान में उतरेगा और उसका फायदा उनको मिलेगा या फिर नहीं, ये वक्त बताएगा। इसी के साथ हमारा बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।